नमस्कार। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम CGPSC द्वारा बार बार पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है कि राज्य की राजधानी रायपुर से सबसे दूर स्थित जिला कौन सा है। तो देखिए इस टाइप के जो प्रश्न है ना वो सीजी व्यापम बहुत पूछता था, तो आप लोग CGPSC के दृष्टि से भी इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो देखो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सबसे दूर स्थित जिला कौन सा है। तो देखो जो राजनांदगांव है वो तो पास है, इनमें रायगढ़ भी देखा जाए तो पास है, कांकेर भी देखा जाए तो पास है, लेकिन जो कोरिया है वो रायपुर से काफी दूर स्थित है। तो ऐसे आप लोग छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं उनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के जिले, उनका गठन, वो किन राज्यों को स्पर्श करते हैं, किन दूसरे जिलों को स्पर्श करते हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा। उसमें आप लोगों को छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जिलों के विषय में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय बिलासपुर जिले में स्थित है। तो बिलासपुर जिले में कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है वो आपको बताना है। तो पहला दे रहा है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय। तो यहाँ जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है ये आपका कहाँ पर है, बिलासपुर जिले में स्थित है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके नाम किन महापुरुषों के नाम पर रखा गया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान समय में कई सारे जो विश्वविद्यालय हैं उनके नए नामकरण हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसली थी, तो कोसली क्या थी भाई, ये आप लोगों को बताना है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा, प्राचीन नृत्य शैली, प्राचीन विवाह प्रथा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो कोसली है ना, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्राचीन भाषा को बोला जाता था। मतलब जो आज के समय में जो छत्तीसगढ़ी है ना उसी का जो प्राचीन रूप है वही कोसली कहलाती थी। देखो ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, ये किसी समय में कोसल कहलाता था, कोसल अथवा दक्षिण कोसल। तो यहाँ की जो भाषा थी उसको कोसली बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मुक्त शिक्षा विश्वविद्यालय किसके नाम पर है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्त शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जसपुर जिले के उर्राव जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सी है। तो उर्राव जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो इनके द्वारा जो है सरहुल नृत्य किया जाता है। सरहुल एक पर्व भी है और साथ ही साथ सरहुल पर्व में ये लोग नृत्य भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन नगर गुंजी किस जिले में स्थित है। तो गुंजी, देखो जितने भी प्राचीन जो धार्मिक स्थल है या फिर ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, उनके बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ स्थित है। तो गुंजी कहाँ स्थित है, इसको ना ऋषभ तीर्थ गुंजी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पैरी नदी का उद्गम स्थल है। जितने भी नदी हैं उनके उद्गम स्थल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखो सिहावा पहाड़ी से तो महानदी का उद्गम हुआ है। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, यहाँ से किस नदी का उद्गम हुआ है, अरपा नदी, जो कि बिलासपुर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। उसके बाद जो भात्रगढ़ की पहाड़ी है ना, भात्रगढ़ की पहाड़ी, यहीं से आपका जो है पैरी नदी का उद्गम हुआ है। और पेटेचुआ से जो है खारून नदी निकलती है। तो जितने भी नदी हैं उनके संगम आप लोगों को याद रखना है, उनकी लंबाई कितनी है, उस नदी के तट पर कौन से नगर बसे हुए हैं और उस नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं। तो इतनी चीज आप लोग याद रखेंगे तो नदियों से कभी भी आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का संबंध किस विश्वविद्यालय से है। एक मिनट, क्या पूछा मैंने, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का संबंध किस विश्वविद्यालय से है। ये ना क्वेश्चन अच्छा माफी चाहूंगा, ये जो है ना विश्वविद्यालय के स्थान पर यहाँ पर लाइब्रेरी होना था, ग्रंथालय। तो आपको बताना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय का संबंध किस विश्वविद्यालय से है। मतलब कि पंडित सुंदरलाल शर्मा नामक लाइब्रेरी किस विश्वविद्यालय में है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय। तो आप लोग यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय नहीं करिएगा, जो कि मुक्त विश्वविद्यालय है, उसमें नहीं है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय ये कहाँ पर है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कोई एक जोड़ी जो है सुमेलित
स्थित नहीं है। तो देख लेते हैं, एक तरफ जो है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के विश्वविद्यालयों का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। तो देखो, जो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है ये अंबिकापुर जिले में है। इसी को ना पहले सरगुजा विश्वविद्यालय बोला जाता था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ये बिलासपुर जिले में है, बिल्कुल सही है। और अभी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं के नाम पर बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय रखा गया है। उसके बाद बोल रहा है प्रवीर चंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय जगदलपुर, न ये गलत है। जो जगदलपुर में जो विश्वविद्यालय है मतलब कि बस्तर जिले में, वो अभी गुंडाधुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। वहीं ये जो प्रवीर चंद्र भंजदेव हैं जो कि काकतीय वंश के अंतिम शासक थे, इनके नाम पर ना जगदलपुर का जो महाविद्यालय है उसका नाम है, मतलब कि प्रवीर चंद्र भंजदेव महाविद्यालय, वहाँ का जो कॉलेज है ना उसका नाम। बाकी जगदलपुर अर्थात बस्तर में जो विश्वविद्यालय है, बस्तर विश्वविद्यालय, उसका नाम गुंडाधुर के नाम पर रखा गया है, वीर गुंडाधुर विश्वविद्यालय। उसके बाद इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़, ये बिल्कुल सही है, खैरागढ़ अर्थात कवर्धा, जो कि संगीत विश्वविद्यालय है ना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल सिंघनपुर किस जिले में स्थित है? तो सिंघनपुर कहाँ पर स्थित है? देखो, ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा जा चुका है। तो ये रायगढ़ जिले में है सिंघनपुर, जहाँ पर अपना जो प्रागैतिहासिक कालीन काफ़ी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो वीर नारायण सिंह परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कोडार नदी में स्थित है, वीर नारायण सिंह परियोजना। इसको जो है कोडार परियोजना भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो देखो, आप लोग ना जनगणना आधारित जो भी तथ्य हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो 2021 में पूछा ही जाएगा। हालांकि अभी जनगणना होना भी है, तो अभी लेकिन पूछने की संभावना बनती है। तो देखो, 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर पूछ रहा है ना, तो ये 71.04 इसका आंसर होगा। मतलब कि 71.04% जनसंख्या जो है शिक्षित है। वहीं ये जो 64.68 है ना, ये 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। वर्तमान में कितना है 2011 की स्थिति में? 71.04। और ये जो है ना 81.45, ये पुरुष साक्षरता दर है। और ये जो है ना 60.59, ये महिला साक्षरता दर है। दोनों जो है 2011 से संबंधित हैं, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे जो भी तथ्य हैं आप लोग उसको याद रखिएगा, पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट के लिए चूने का पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखो, भिलाई स्टील प्लांट हो गया आपका, जो कोरबा में जो बाल्को है, तो उनको जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो भिलाई स्टील प्लांट को जो चूना पत्थर है वो कहाँ से मिलता है? तो नंदिनी जो खदान है ना चूने पत्थर का, वहाँ से इसको जो है चूने का पत्थर सप्लाई किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोई एक कथन जो है गलत है कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में। पढ़ लेते हैं कथनों को। गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, मतलब कि कंडेल नहर सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। जी हाँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और वो जो है महात्मा गांधी जी को छत्तीसगढ़ मतलब कि कंडेल आमंत्रित करने के लिए कलकत्ता भी जाते हैं और उनको लेकर के आते हैं। तीसरा बोल रहा है, किसानों पर पानी चोरी का आरोप लगाया गया था। हाँ, अंग्रेजों ने ना किसानों पर बोला कि तुमने नहर का पानी अपने खेतों में छोड़ा है, तो अब जो है तुम लोग नहर कर पटाओ, जबकि किसानों ने नहर से पानी नहीं लिया था। तो किसानों के ऊपर पानी चोरी का आरोप लगाया गया था। और ये आरोप जब किसानों पर लगाना, तो किसानों से जब वसूली की बात की गई कि तुम जो है पैसा पटाओ, नहीं तो हम लोग तुमको जेल में डाल देंगे, तो किसानों ने पैसा पटाने से मना कर दिया और सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया, सत्याग्रह कर दिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखते हैं, गांधी जी के आगमन के बाद आरोप वापस लिया गया। ये ना गलत है, गांधी जी के आगमन के बाद आरोप वापस नहीं लिया गया। गांधी जी के आगमन की सूचना के पश्चात ही अंग्रेजों ने आरोप वापस ले लिया। मतलब कि महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जब यह बात अंग्रेजों को पता चली, तो अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर जो पानी चोरी का आरोप लगाया था उस आरोप को वापस ले लिया। मतलब कि जब महात्मा गांधी जी का
कंडेल मतलब कि धमतरी में आगमन हुआ, उससे पहले ही यह आंदोलन सफल हो चुका था। अंग्रेज जो है किसानों के ऊपर लगाए गए सारे आरोप वापस ले लिए थे। तो उस टाइम पे सोचिए महात्मा गांधी का क्या जलवा रहा होगा कि अंग्रेज इतना डर गए कि महात्मा गांधी आ रहे हैं, वो फिर यहाँ आकर के बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, तो इसीलिए उनके आने से पहले ही आरोप वापस ले लिए गए। तो यहाँ पर बोल रहा है ना, आगमन के बाद आरोप वापस लिया गया, तो आगमन के बाद नहीं, आगमन से पहले ही आरोप वापस ले लिए गए थे। तो ये वाला जो है गलत होगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे ना कथन वाले क्वेश्चन सीजीपीएससी बहुत पूछता है, तो आप लोग जो भी चीज पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अंचल में सर्वप्रथम उद्योग किस जिले में स्थापित हुआ था? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहला उद्योग है ना, वो राजनांदगांव जिले में स्थापित हुआ था। वैसे ये ना देखिए तो राजनांदगांव जिले में स्थापित नहीं हुआ था, राजनांदगांव रियासत में स्थापित हुआ था। जो बीएनसी मिल था ना, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, तो ये राजनांदगांव रियासत में स्थापित हुआ था, जो कि वर्तमान समय में राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खैरागढ़ में निम्न नदियों का संगम होता है। तो खैरागढ़ में किन नदियों का संगम होता है? एक तो आपका मुस्का, पिपरिया और आभनेर। तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, मतलब कि ब। तो इन तीनों का संगम जो है खैरागढ़ में होता है। इसके अलावा जो महानदी है ना, उसमें 3 जगह जो है ना त्रिवेणी संगम बनता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महानदी के तट पर वो कौन कौन से स्थान है जहां पर महानदी के अलावा 2 और नदियां आकर के मिलती है, अर्थात कि त्रिवेणी संगम बनता है। ऐसे 3 स्थान है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, धूमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो धूमनाथ नामक मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ताला नामक स्थान पर है। ताला कहाँ पर है? बिलासपुर जिले में। तो धूमनाथ मंदिर ताला ग्राम के बिलासपुर जिले में स्थित है। आज के जो क्वेश्चन है ना, मैंने थोड़े से सरल लिए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रायगढ़ जिले के पूर्व में किसकी सीमा रेखा बनती है? तो रायगढ़ जिले के पूर्व में किसकी सीमा रेखा बनती है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, जो जांजगीर चांपा है ये रायगढ़ जिले के पश्चिम में स्थित है, महासमुंद रायगढ़ जिले के दक्षिण में स्थित है, और जो जसपुर है ये रायगढ़ जिले के उत्तर में स्थित है। तो रायगढ़ जिले के पूर्व में उड़ीसा का सीमा बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंटा किस नदी के तट पर बसा है? तो कोंटा नामक नगर, कोंटा जो कि एक तहसील है और हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम तहसील अथवा नगर इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये ना कोलाब नदी के तट पर बसा हुआ है। देखो, कोलाब को ही ना सबरी भी बोला जाता है। तो अगर सबरी कोलाब दोनों दे तो वही सही है, सबरी भी वही है, कोलाब भी वही है। तो कोंटा जो है कोलाब अथवा सबरी नदी के तट पर बसा हुआ है। वहीं जो हसदो नदी है ना, इसके तट पर कोरबा नगर बसा हुआ है। और जो कोटरी है ये राजनांदगांव जिले से निकलती है, मोहला तहसील से, और इंद्रावती की सहायक नदी है। वहीं जो मुनगा बहार नदी है, इसमें अपना जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ना बस्तर जिले का, वो यहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रविशंकर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? रविशंकर सागर परियोजना, तो ये आप सभी को पता होगा, महानदी पर स्थित है रविशंकर सागर परियोजना, और महानदी पर ही हीराकुंड बांध निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखो, इस टाइप के प्रश्न बहुत बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, बस उसको थोड़ा सा धैर्य के साथ आप लोगों को सॉल्व करना होता है। तो देख लेते हैं, एक तरफ नदी दिया है, दूसरा तरफ उसका उद्गम स्थल, तो कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखो, नारंगी नदी माकड़ी तहसील से निकलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, नारंगी नदी जो है माकड़ी तहसील से निकलती है। उसके बाद महानदी जो है सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जो धमतरी जिले में है। उसके बाद कन्हार, ये बखोना चोटी जो आपके बगीचा तहसील जसपुर जिले में है, वहाँ से निकलती है, ये भी सही है। उसके बाद इंद्रावती नदी, ये बोल रहा है कि बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है, ये गलत है। जो इंद्रावती नदी है ये मुंगेर पर्वत उड़ीसा से निकलती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबिका चरण शुक्ल। देखिए, जो महाकौशल है ना, महाकौशल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की पहली दैनिक समाचार पत्र थी। लेकिन जो दैनिक समाचार पत्र जब प्रकाशित हुआ महाकौशल, तो उसके संपादक रविशंकर शुक्ल जी थे। लेकिन उससे पहले ये जो महाकौशल पत्रिका है ये साप्ताहिक निकलता था, और उस समय इसके संपादक थे अंबिका
अंबिका चरण शुक्ल। तो अगर कभी भी साप्ताहिक पूछा जाता है तो आपको अंबिका चरण शुक्ल लगाना है, और दैनिक पूछे तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था? देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद रखिएगा। वासुदेव देवरस, इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना गठित किया था। और जो यति यतन लाल जी हैं, ये महासमुंद के क्या नाम एक आश्रम है, उस आश्रम से जुड़े हुए थे, विवेक वर्धन आश्रम, उससे ये जुड़े हुए थे। वही जो गुंडाधुर हैं, ये बस्तर क्षेत्र से संबंधित हैं। 1910 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसको भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और रघुनंदन सिंह राव, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एक क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है? तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करने वाली जनजाति को पहचानना है तो परजा जनजाति, ये भी दक्षिण में निवास करती है, धुरवा भी निवास करती है, गोंड भी निवास करती है। लेकिन जो कोरवा जनजाति है, ये उत्तरी छत्तीसगढ़, अर्थात इसका जो अधिकतर जो संकेंद्रण है वो सरगुजा क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा कोरवा ब। अगला क्वेश्चन है, संकिनी डंकिनी नदी के संगम पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तो संकिनी डंकिनी नदी, इसके तट पर ना दंतेवाड़ा नगर बसा हुआ है, जहां पर देवी दंतेश्वरी का मंदिर स्थित है। बाकी जो बारसूर है, जगदलपुर है, ये दोनों कहाँ बसा हुआ है? तो इंद्रावती नदी के तट पर। और बैलाडीला ये लौह अयस्क के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांडेय बंधुओं की जन्मस्थली है। पांडे बंधु जो 3 पांडे बंधु है ना, बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, तो इनकी जन्मस्थली, इनका जन्म कहाँ हुआ था वो आप लोगों को बताना है। तो बालपुर। देखो जो बालपुर है ना, ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर इन तीनों भाइयों का जन्म हुआ था और ये काफी फेमस है बालपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चंद्रहासिनी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? चंद्रहासिनी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये जांजगीर चांपा जिले में है। और जिस स्थान पर ये मंदिर है ना, वो चंद्रपुर के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रहासिनी मंदिर जांजगीर चांपा के चंद्रपुर नामक स्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है यहाँ मैंने। तो जो कन्हार नदी है, ये सरगुजा की जीवन रेखा कही जाती है। वही महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है। वही बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कही जाती है। ध्यान रख, सॉरी मैंने कन्हार, हाँ मैंने ये कन्हार बोला ना, मतलब सरगुजा की जीवन रेखा मैंने कन्हार बताया नहीं, कन्हार नहीं है ये रिहंद। रिहंद नदी, जिसको रेंड अथवा रेवा भी बोला जाता है, ये सरगुजा की जीवन रेखा है। माफ़ी चाहूँगा, मैंने गलती से कन्हार कह दिया था। और महानदी पूरे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। तो आंसर क्या होगा? रिहंद। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, थापटी किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो थापटी ये किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये जो है कोरकू जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है थापटी। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो देखो गांधी जी ने जो है ना हरिजन सेवा शुरू की थी, मतलब कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनको अछूत समझा जाता था, वैसे लोगों की सेवा की और उसके लिए इन्होंने हरिजन यात्रा आरंभ की थी। तो इनकी हरिजन यात्रा, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई? तो 1833 में। देखो महात्मा गांधी जी जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 2 बार आए थे। सबसे पहली बार 1920 में, उसके बाद 1933 में। तो जो 1920 में महात्मा गांधी जी आए थे वो कंडेल नहर सत्याग्रह के उद्देश्य से आए थे। लेकिन जो दूसरी बार महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, वो उसका जो संबंध था इस हरिजन यात्रा से संबंध था। और इसी समय महात्मा गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को हरिजन उद्धार कार्यक्रम के तहत अपना गुरु स्वीकार किया था, गुरु माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक ग्राम तालागांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो तालागांव जिसमें धूमनाथ मंदिर है, तो ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो जो तालागांव है ना, ये मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है तालागांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंतेवाड़ा जिले में स्थित अभ्यारण्य का नाम कौन सा है? तो देखो दंतेवाड़ा जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य है। वैसे दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन यहाँ पर अभ्यारण्य पूछ रहा है। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है कहाँ है? दंतेवाड़ा जिले में। वहीं ये जो
कांगेर है ना, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले में स्थित है, और जो भोरम देव है ये कवर्धा जिले में स्थित अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था? तो जिलों के संबंध में आप लोग देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देखिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो दुर्ग जिले का गठन 1906 में हुआ था। तो 1906 में दुर्ग जिले के गठन के साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले हो गए थे। सबसे पहले ना रायपुर और बिलासपुर का गठन हुआ था 1861 में, उसके बाद तीसरे नंबर में इसका 1906 में दुर्ग जिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है? तो किस जिले में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है वो आप लोगों को बताना है। तो देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि दंतेवाड़ा जिले में भैरमगढ़ अभ्यारण्य है, वहीं जो मुंगेली जिला है यहाँ पर अचानकमार अभ्यारण्य है। धमतरी में कौन सा अभ्यारण्य है? धमतरी में सीता नदी अभ्यारण्य है ना। उसके बाद जो बस्तर है यहाँ पर कोई भी अभ्यारण्य नहीं है। हाँ, बस्तर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन बस्तर में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। तो हमारे यहाँ जितने भी अभ्यारण्य हैं उनकी स्थिति आप लोगों को याद रखना है, उनका क्षेत्रफल याद रखना है, उनकी स्थापना कब हुई ये याद रखना है, साथ ही साथ वो उसमें क्या खास बात है वो आप लोग याद रखिएगा। इतना जो है आप लोग याद रखेंगे तो आपका जो काम जो है आसान हो जाएगा, मतलब कि अभ्यारण्य से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन चुनिए। तो कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को बताना है, सही कथन चुनने को बोल रहा है ना। तो देखते हैं, 15 अगस्त 1947 में 3 जिले थे, तो सही है ये भी। 1 जनवरी 1948 में 6 जिले थे, ये भी सही है। 1 जनवरी 1998 में 16 ये जिले होना है। तो 1 जनवरी 1998 में 16 जिले थे, ये भी सही है। क्या पूछ क्या रहा है ये, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ शायद क्वेश्चन गलत हो गया, गलत कौन है वो बताना था मेरे ख्याल से। सब सही है। 15 अगस्त 1947 की स्थिति में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। 1 जनवरी 1948 में 6 जिले हो गए थे, क्योंकि जो 14 देशी रियासत हैं उनको मिलाकर के 3 नए जिले बनाए गए, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, और पुराने जो 3 जिले थे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तो टोटल 6 जिले, तो ये भी सही है। 1 जनवरी 1998 में 16 जिले थे। अच्छा, ये गलत है, ये वाला क्या है, गलत है। देखो, 1 जनवरी 1998 की स्थिति में ना 7 जिले थे। ये 6 जिले मैंने बताया, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, और 1973 में राजनांदगांव जिला। तो इस प्रकार से ना 1 जनवरी 1998 की स्थिति में 16 जिले नहीं थे, 7 जिले थे, और मई 2007 की स्थिति में 18 जिले थे। देखो, मई 1998 में 8 जिले गठित किए गए, और जुलाई 1998 में 9 जिले, 1 जिला गठित किया गया, उसके बाद फिर 16 जिले हो गए। तो 1 जनवरी इस समय जो है नए जिलों का गठन नहीं हुआ था, तो 7 ही जिले थे। तो यहाँ पर ना सही कथन चुनिए बोल रहा है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से असत्य कथन चुनिए ये होना था, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। वैसे आप लोग ना जिलों के गठन के विषय में अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। तो 1 जनवरी 1998 की स्थिति में मात्र 7 जिले थे, मई 1998 में 8 जिले गठित किए गए, और जुलाई 1998 में 1 जिला गठित किया गया, तब जाकर के 16 जिले हुए। और 1 नवंबर सन 2000 जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उस समय हमारे राज्य में 16 जिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले में कौन सा महाविद्यालय स्थित नहीं है? तो बस्तर जिला जो कि एक आदिवासी बाहुल्य जिला बोला जाता है, तो यहाँ पर कौन सा महाविद्यालय स्थित नहीं है? महाविद्यालय मतलब कॉलेज। तो देखो, तकनीकी महाविद्यालय है बस्तर जिले में, कृषि महाविद्यालय भी है, चिकित्सा महाविद्यालय भी है, लेकिन जनजातीय महाविद्यालय नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर तकनीकी महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, और जो नॉर्मल जो कॉलेज होता है वो भी है, जो कि प्रवीर चंद्र भंजदेव जी के नाम पर है, और जो चिकित्सा महाविद्यालय है ये स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी के नाम पर स्थापित किया गया है। और ये जो कृषि महाविद्यालय है ये शायद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, मैं इसको एक बार कन्फर्म करके बताऊँगा। तो ये सब जो है छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में है, लेकिन जनजातीय महाविद्यालय जैसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पुराना अभ्यारण्य ना सीता नदी अभ्यारण्य है, सबसे पुराना अभ्यारण्य। इसकी जो स्थापना हुई थी, सीता नदी अभ्यारण्य की 1974 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक सुमेलित नहीं है? तो बताना है आप लोगों को कि कौन सी एक जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक तरफ आपका जो क्या कहते हैं
नदी परियोजना दिया हुआ है और दूसरे तरफ नदी का नाम दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला बोल रहा है राजीव गांधी परियोजना, अरपा नहीं, यही गलत है। जो राजीव गांधी परियोजना है ना, ये मनियारी नदी में स्थापित है और इसको खुड़िया डैम भी बोला जाता है। उसके बाद जो संजय गांधी परियोजना है, ये खारंग नदी में ही है, जिसको खूंटा घाट परियोजना बोला जाता है। मिनी माता परियोजना हसदो नदी में है। दिलीप सिंह जुदेव परियोजना केलो नदी में है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है पहला वाला। तो राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी में स्थापित है। जितने भी परियोजना है उनकी स्थिति आप लोगों को ध्यान में रखना है और किस नदी पर बना हुआ है वो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कत्था उद्योग किस जिले में संचालित है? कत्था उद्योग तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो कोरकू जनजाति है ना, वो खैर वृक्ष, खैर एक वृक्ष का नाम है खैर। तो इस वृक्ष से ना, खैर नामक वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है कौन? कोरकू जनजाति। और कोरकू जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में, अर्थात सरगुजा क्षेत्र में। तो कत्था उद्योग भी कहाँ होगा? उत्तरी क्षेत्र में। तो यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र का जो नाम दिया है जिला है सरगुजा। तो सरगुजा में ही ना कत्था उद्योग है, सरगुजा वुड प्रोडक्ट के नाम पर अंबिकापुर नगर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ का मेला कब आयोजित होता है? तो जांजगीर चांपा में कोई दलहा पहाड़ का मेला लगता है, तो ये कब लगता है ये आप लोगों को बताना है। बहुत बार ये पूछा गया है। तो बसंत पंचमी बोल रहा है, माघ पूर्णिमा बोल रहा है, चैत्र नवरात्र बोल रहा है और नाग पंचमी। तो ये जो है ना, नाग पंचमी के दिन ये मेला आयोजित होता है। बाकी हमारे यहाँ ना जो माघ पूर्णिमा है, इसमें भी बहुत सारे मेले आयोजित होते हैं। मैंने छत्तीसगढ़ के मेलों के संबंध में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लेंगे तो मेलों से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाली के बाण वंश का अंत किन शासकों द्वारा हुआ? पाली कहाँ पर है? कोरबा जिले में है और यहाँ पर बाण वंश के शासक शासन करते थे। तो बाण वंश के शासकों का शासन किन शासकों द्वारा अंत किया गया? तो जो कलचुरी थे ना, इन्होंने बाण वंश के शासकों को परास्त करके इस क्षेत्र पर अधिकार किया। तो कलचुरी शासकों ने बाण वंश का नाश किया। अगला क्वेश्चन है, कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो अभी जो कोरोना मतलब कि कोविड-19 महामारी चल रहा है, तो इस समय सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनकी जो पढ़ाई है वो न रुके, इस उद्देश्य से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। तो उस पोर्टल का नाम आप लोगों को बताना है। पहला बोल रहा है बुलटू के बोल, पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़बो गढ़बो छत्तीसगढ़ डिजिटल शिक्षा। तो क्या है इस पोर्टल का नाम? पढ़ई तुहर द्वार। इसके जरिए जो है बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। वहीं जिस स्थान पर मतलब कि अगर किसी गांव में नेटवर्क नहीं है तो ऐसे जगह पर लाउड स्पीकर से पढ़ाई कराया जा रहा है। इसके अलावा ब्लूटूथ के माध्यम से भी पढ़ाई करवाया जा रहा है। और ब्लूटूथ के माध्यम से जहां पढ़ाई हो रहा है ना, उसको बोला जा रहा है बुलटू के बोल। ये जो है ना बुलटू के बोल, तो ये आप लोग याद रखेंगे। बुलटू के बोल मतलब कि जहां ब्लूटूथ के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। तो ये ब्लूटूथ को ही यहाँ बुलटू लिखा गया है। तो बुलटू के बोल ब्लूटूथ के द्वारा, और जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो पढ़ई तुहर द्वार। तो कोविड महामारी से संबंधित कई सारी चीज़ें परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का जिला मुख्यालय कौन है? तो आपको बताना है कि जो अभी 28वां जिला बना है बिलासपुर जिले से पृथक करके गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो इसका जिला मुख्यालय कौन सा है? तो ये पूछा जा सकता है। मतलब कि जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है ना, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो जिला मुख्यालय है वो क्या है? गौरेला। गौरेला इसका जिला मुख्यालय है। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने ऑप्शन डाला है कि वर्तमान समय में बिलासपुर जिला मुख्यालय से ही कार्य संचालित है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो करंट वाले हैं, ये मैंने खुद तैयार किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है, इसका जिला मुख्यालय गौरेला को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का उद्घाटन कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही का उद्घाटन कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? अब जिला मुख्यालय गौरेला है, तो इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो अधिकतर लोग गौरेला टिक करके आएंगे, जो कि गलत होगा। तो
जो उद्घाटन कार्यक्रम है वो ग्राम सेमरा में आयोजित किया था। ग्राम सेमरा में गुरुकुल है, वहाँ पर आयोजित किया गया था और उद्घाटन के अवसर पर इसको जो है अस्थायी रूप से मुख्यालय बनाया गया था, लेकिन फिर अब जो है गौरेला इसका मुख्यालय बन गया है। तो उद्घाटन कहाँ हुआ था? ग्राम सेमरा में। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महानदी किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखो, जो महानदी है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग जो बीच के जो 3 संभाग है ना, रायपुर, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद बिलासपुर, इन तीनों संभागों से थोड़ा थोड़ा स्पर्श होती है। मतलब जो रायपुर है उससे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। हाँ, बस्तर से भी निकलती है। देखो, धमतरी से निकली, फिर कांकेर जो कि कहाँ है? बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये ना थोड़ा सा बालोद जिले में भी प्रवाहित होती है। उसके बाद फिर पूरा रायपुर संभाग में प्रवाहित होते हुए बिलासपुर संभाग में प्रवेश करती है। सरगुजा संभाग को छोड़ करके लगभग चारों संभाग में थोड़ा थोड़ा भी ये प्रवाहित होती है। तो किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? माफी चाहूंगा, ये जो नोटिफिकेशन आ गया, तो किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है ये आप लोगों को बताना है। तो रायपुर में होती है, रायगढ़ में होती है, बालोद में होती है, लेकिन दुर्ग में नहीं होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। देखो, कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है? सबसे पहले धमतरी, फिर कांकेर, फिर बालोद, बालोद के बाद वापस धमतरी, उसके बाद फिर रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, उसके बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद रायगढ़। तो टोटल 9 जिलों से प्रवाहित होकर के महानदी जो है उड़ीसा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के 2 ग्राम हीराकुंड बांध के डुबान ग्राम है? तो महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना हुआ है, और जो हीराकुंड बांध के अंतर्गत जो उसका डुबान क्षेत्र आता है ना, उसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के 2 गांव भी आते हैं। और ये गांव किस जिले के हैं? तो रायगढ़ जिले के। रायगढ़ जिले में एक तहसील है बरमकेला। तो इसी बरमकेला गांव के बरमकेला तहसील के 2 गांव जो है इस डुबान क्षेत्र में आते हैं। इन गांवों का नाम याद रखेंगे, भरतपुर, आपसे पूछा जा सकता है भरतपुर, और दूसरा गांव है रेबो। भरतपुर और रेबो गांव जो कि बरमकेला तहसील के अंतर्गत आते हैं, रायगढ़ जिले से संबंधित हैं, और ये दोनों जो हैं हीराकुंड बांध के डुबान ग्राम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुआ नृत्य को किसने छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य कहा है? तो गरबा जो कि गुजरात का एक पारंपरिक नृत्य है, तो इसको ना मुकुटधर पांडेय जी ने इसको छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है, सुआ नृत्य को। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के 14 देशी रियासतों का विलय करके कौन सा जिला नहीं बनाया गया? तो देखो, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, और मैंने पीछे भी बताया कि बस्तर, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद रायगढ़, तो इन 3 जिलों को गठित किया गया। कब? 1 जनवरी 1948 को। और जो राजनांदगांव है ना, जिसके अंतर्गत लगभग 4 रियासत आते थे, राजनांदगांव रियासत, खैरागढ़ रियासत, छुईखदान रियासत और कवर्धा रियासत, इन चारों रियासतों का विलय दुर्ग जिले में किया गया। तो इस प्रकार से 14 देशी रियासतों से मिला करके सिर्फ 3 जिले बनाए गए, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़। तो कौन सा नहीं बनाया गया वो पूछा जा रहा है, तो राजनांदगांव यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो ये कितना है? तो 22.59% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र, ये सिख हो गया है, किस होना था? हरिश्चंद्र किस वंश का अंतिम शासक था? तो ये जो हरिश्चंद्र नामक जो शासक है, ये किस वंश का अंतिम शासक हुआ? तो यहाँ पर नल दिया है, नाग दिया है, काकतीय दिया है, पांडु दिया है। तो नाग वंश का ये अंतिम शासक हुआ हरिश्चंद्र, नाग वंश का अंतिम शासक। और फिर जो काकतीय वंश के शासक थे अन्नम देव, वो जो है नाग वंश के शासकों के ऊपर अटैक कर देते हैं और नाग वंश का अंत हो जाता है। और इसी के साथ हमारे आज की इस वीडियो की भी समाप्ति होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।